नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो पेपर वन होगा उसमें जीएस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीएस का कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, या आसपास में आपका कोई और भी कंपटीशन का एग्जाम है तो उसमें भी उसके लिए भी आपका हेल्पफुल रहेगा। लेकिन बीपीएससी के लिए तो अच्छा, मतलब एकदम बिल्कुल उसी का ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। बीपीएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी बेस्ड पे है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आइए साथ साथ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सब होगा बीपीएससी का जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। साइंस भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी है, सब आगे आगे धीरे धीरे हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा आप जानते हैं, आप भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो टोटल 8 राज्य हैं, जिसमें गुजरात आपके ऑप्शन में, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। हाँ, झारखंड से होकर गुजरता है, बिहार से होकर गुजरता नहीं है, तो फर्स्ट का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ पर इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट, देखिए दो चीज़ है, एक तो इंदिरा पॉइंट है और दूसरा है इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल, एक इंदिरा पॉइंट है, एक इंदिरा कॉल है। इंदिरा पॉइंट जो है एकदम वेस्ट, आप कह सकते हैं सदर्न है, जो हमारा सदर्न पॉइंट भारत का जब से एकदम दक्षिणतम बिंदु कहते हैं इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में पढ़े होंगे, इंग्लिश में आसानी से ध्यान रहता है बच्चे को, ग्रेट निकोबार में, बड़ा निकोबार में। लेकिन इंदिरा कॉल कहाँ पर है हमारे? इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का एकदम जो नॉर्दर्न साइड कह सकते हैं, एकदम उत्तरी भाग जो हमारा सीमा लगता है, इंदिरा कॉल है। ओके, हमसे इंदिरा पॉइंट के बारे में पूछा तो बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में है। थर्ड है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दे कूट में सही उत्तर को चुनें। मतलब जो आपका पेयर 1 पेयर 2 का आपको मैच करना है, और कुछ ऑप्शन दिया हुआ है आपको, देखिए कुभा है, परुस्नी है, सदा नीरा है, शतुद्री है, और उसका कुछ नाम दिया हुआ है। देखिए ये सब जो नाम है, परुस्नी, सदा नीरा, शतुद्री, ये सब, ये जो नदी है, सतलज, रावी, काबुल, गंडक, ये सब का पुराना नाम है। पुराना नाम किसी का परुस्नी था, किसी का सदानीरा था, किसी का शतुद्री था। आपको बताना है किसमें किसका था। तो बच्चे को कुछ याद रहे न रहे, ये तो जरूर याद था, परोसनी। परोसनी किसका नाम था? रावी नदी का। रावी नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? तो परोसनी। तो परोसनी हो गया आपका रावी। बी ऑप्शन का थर्ड होगा। आप देखिए ऑप्शन मैच कर सकते हैं। यदि मान लीजिए दोस्तों आपको एक भी याद है ना, तो आप ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ परोसनी पता था, ठीक है, और कोई पता नहीं है, तो देखिए बी का थर्ड किस में है? बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर तो इस प्रकार से आप बी निकाल सकते हैं। लेकिन और देख लेते हैं, जब हम ऑप्शन हमको आंसर मिल गया तो ए का क्या होगा? 2 होगा। कुबा किसका पुराना नाम? कुबा किसका नाम था? तो काबुल। काबुल का पुराना नाम कुबा था। सदानीरा, सदानीरा किसका है? सतलज का। सतलज का पुराना नाम क्या है? सॉरी, सतलज का पुराना नाम क्या है? गंडक। सदानीरा, गंडक का वेदों में क्या नाम था, या गंडक का पुराना नाम क्या था? तो सदानीरा। सतुद्री, सतुद्री किसका था? सतलज का। सतुद्री किसका था? सतलज का। ठीक है, सतलज को कह सकते हैं आप वेदों में क्या कहा जाता है? सतुद्री। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। परोसनी, रावी, ध्यान रखें, आप इस प्रकार से मैच कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है? नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन है? लेटेस्ट चट्टान, लेटेस्ट रॉक सिस्टम कौन है? गोंडवाना है, धारवाड़ है, विंध्याचल है, या कुडुपा है? तो गोंडवाना जो आपका लेटेस्ट है, ठीक है, पठार में पूछेगा तो गोंडवाना। वही नवीन वलित मोरदार पर्वत पूछे तो नवीन वलित फोल्डेड, मतलब कर लेटेस्ट या न्यू फोल्डेड माउंटेन के बारे में पूछे तो, माउंटेन के बारे में पूछे तो आपका हिमालय। हिमालय भी आपका नवीन है। हिमालय क्या है? नवीन है, लेकिन पर्वत पूछे तब। लेकिन यहाँ पर आपका चट्टान पूछा है तो गोंडवाना, ध्यान रखेंगे, गोंडवाना फोर्थ का ए। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य कुमाऊं हिमालय अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय किस नदियों के मध्य स्थित है? देखिए काली एवं तिस्ता। काली तिस्ता ये लगभग आपका आसाम के साइड में है। तिस्ता नदी उधर बहती है, सिक्किम में तिस्ता नदी बहती है, असम में भी थोड़ा बहुत बहती है। सतलज एवं काली, सतलज हिमाचल प्रदेश में चला आता है। तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं काली, हाँ, कुमाऊं हिमालय कहाँ है? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के आसपास है, तो सतलज एवं काली के बीच में ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तिस्ता फिर वही हो गया, असम के साइड में चला जाता है। सिंध एवं सतलज ये भी हिमाचल प्रदेश के साइड चला जाता है। तो करेक्ट आंसर कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है? सतलज एवं काली नदी के बीच में। सतलज एवं काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में।
6 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ पर सेबरॉय पहाड़ियाँ अवस्थित है? सेबरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। सेबरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में सेबरॉय पहाड़ियाँ स्थित है। 7th देखिए, भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य, कुछ आपको प्रमुख दर्रे दिया हुआ है और राज्य दिए हुए हैं। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको पूछ रहा है कौन इसमें से मैचिंग इनकरेक्ट है। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा केरल में, बिल्कुल सही बात है। 3 दर्रा तो इसे याद रखें, थालघाट दर्रा, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ठीक है। थाली भर पुलाव, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, थाली भर पुलाव ये सीरियल है। थालघाट कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भोरघाट भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पालघाट कहाँ पर है? आपका केरल में। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, वो आपका है पालघाट दर्रा है। थालघाट ये महाराष्ट्र को नासिक से जोड़ता है, भोरघाट महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ता है, और पालघाट ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो पालघाट केरल में है, बिल्कुल सही बात है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही बात है। लिपु लेक उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है। शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा बिहार में है? नहीं नहीं, शिवकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है, और शिवकिला दर्रा से ही हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रा से ही प्रवेश करती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिवकिला बिहार में नहीं है, कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। 8th, निम्नलिखित में से कहाँ पर दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है? तो दंडकारण्य क्षेत्र का हल्का फुल्का चर्चा आप रामायण में भी सुने होंगे। ये है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास के रीजन में। कहाँ? उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 8 का डी। इसी प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान सकते हैं, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 9th देखिए, निम्नलिखित का समुद्र तट, निम्नलिखित का समुद्र तट, सॉरी सब, तमिलनाडु का समुद्र तट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु का समुद्र तट, देखिए यहाँ है तमिलनाडु आपका, यहाँ एरिया किसको कहते हैं? यहाँ के एरिया को कहते हैं आपको कोरोमंडल तट। यहाँ आपका केरल है, केरल वाले एरिया को कहते हैं मालाबार, केरल वाले को कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। इधर गोवा है, गोवा वाले को क्या कहते हैं? कोंकण, गोवा वाले को क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं, या इसी को उत्तरी सरकार भी कहते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, क्या कहते हैं? कोरोमंडल। 9th का ए पूछता है क्वेश्चन, ऐसा मत समझिए कि ये आसान आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप जब देखेंगे ना, तो एवरेज क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन ही रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इजी ही रहता है, कुछ मॉडरेट रहेगा और बहुत कुछ टफ रहता है, ताकि तब तो बच्चे से बनेगा। कट ऑफ जो इतना आगे जाता है, क्यों? इसका तो बच्चे आसानी से बना पाते हैं, तो बनने वाले क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, बहुत सारे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर बैरन द्वीप अवस्थित है? बैरन आइलैंड कहाँ है? बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार पे। कहाँ पे? बैरन आइलैंड, आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे? तो बैरन आइलैंड पे है। वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार पे है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। 11th देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी पढ़े होंगे। बिग बैंग थ्योरी ये आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ या ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी, सॉरी सी ऑप्शन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। 12th नंबर, 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सूर्य और पृथ्वी के मध्य में है? सूर्य और पृथ्वी, मान लीजिए ये सन है आपका, ये सन है, उसके बाद क्या है? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है। देखिए अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में कौन कौन सा ग्रह है? तो कौन कौन सा प्लेनेट है? मरकरी और वीनस, मतलब बुध और शुक्र। कौन कौन है? बुध और शुक्र है, 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13, निम्नलिखित में से कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? कहाँ से? इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजरता है? तो प्रशांत महासागर होकर इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरता है, ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा एक तो भारत से गुजरती है, भारत के 8 राज्य होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी ध्यान रखें। और वर्ल्ड पर देखें, अगर वर्ल्ड मैप अगर देखें, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्री हैं, नॉर्थ अमेरिका का 2 कंट्री है, फिर अफ्रीका से गुजरता है, फिर एशिया से गुजरता है, मतलब एशिया से गुजरता है। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन है? मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको बहामास नॉर्थ अफ्रीका में है। अफ्रीका में आपका कौन कौन है? पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट। तो इजिप्ट से होकर गुजरता है, मिस्र से गुजरता है, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान से गुजरता है। उसके बाद आता है भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से भी गुजरता है, भारत से भी गुजरता है, ईरान से नहीं गुजरता है दोस्तों, ईरान से नहीं गुजरता है। यदि आपको पता हो कि कर्क रेखा वर्ल्ड मैप पर कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो हम हल्का शॉर्ट फॉर्म में आपका नाम लिख देते हैं। देखिए बहामास है, मैक्सिको है,
पश्चिमी सहारा है, मॉरिटानिया है, माली है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजर है, इजिप्ट है, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। इतने सारे कंट्री से आपका कर्क रेखा गुजरता है। इसमें कहीं ईरान है? ईरान नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ईरान से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे हाईएस्ट पीक वाला ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर? तंजानिया, अफ्रीका में है। तो ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो देखिए, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ये भी थोड़ा डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। 17, निम्नलिखित में से किसी संसार का क्षेत्र रूप ऑफ द वर्ल्ड, आसान क्वेश्चन है, पामीर को क्या कहता है? रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 17 का बी। 18, विश्व के देशों के पुराने नाम और वर्तमान नाम के निम्न जोड़े को कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, कुछ आपका कंट्री का नाम दिया होगा और उसका कुछ पुराना नाम दिया होगा, कौन सा इसमें से आपका इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है, बिल्कुल सही बात है। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है, ये भी सही बात है। सयाम थाईलैंड का पुराना नाम है, ये भी सही बात है। सेलिसबरी क्या है? इथोपिया का पुराना नाम है, बिल्कुल गलत है। सेलिसबरी इथोपिया का पुराना नाम क्या था? अबिसिनिया। इथोपिया का यदि हम पुराना नाम देखें इथोपिया का, ये क्या था? अबिसिनिया। तो ये इनकरेक्ट है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। 18 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? देखिए, नीरी में ध्यान रखें, NEERI, नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नागपुर। एन से नीरी, एन से नागपुर, ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है कजरी भी एक संस्थान है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? तो कजरी कहाँ पर है आपका? जोधपुर में। कजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। 20, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र का संकल्पना को प्रस्तावित किया था? देखिए, इकोसिस्टम या कह सकते हैं इकोसिस्टम का टर्मिनोलॉजी किसने दिया था? तो टांसले। किसने दिया था? AG टांसले। देखिए, एक तो है टर्म इकोसिस्टम, यह टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? तो AG टांसले। उसी प्रकार से फादर ऑफ इकोसिस्टम, कभी कभी उसका जनक भी पूछ देता है कि फादर ऑफ इकोसिस्टम के पिताजी कौन है, फादर कौन है? तो EP ऑडम। कौन है? EP ऑडम। ये तो आपका इकोसिस्टम का था। इकोलॉजी का टर्म इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो ये अर्नेस्ट हैकल। ये भी पूछता है कभी कभी इकोलॉजी, हम यहाँ इकोलॉजी शब्द का यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिर पूछेगा फादर ऑफ इकोलॉजी के फादर कौन है? तो रीटर। वर्ल्ड में कौन है? तो रीटर है। हमारे इंडिया में फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी ये है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, और रीटर है फादर ऑफ इकोलॉजी, डायरेक्ट पूछेगा तो इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। आगे देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य का बिचौलिया का कार्य करता है? कौन इसमें से है जो जैविक मतलब बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों के बीच में काम करता है? तो वो आपका उत्पादक है। कौन है? उत्पादक। 21 का A। 22, जो प्रोड्यूसर होता है वो दोनों बायोटिक और नॉन बायोटिक के बीच में काम करता है। 22, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन है? तो महासागर। जो ओशियन होता है दोस्तों, ओशियन सबसे स्टेबल होता है। अर्थ पर तो क्या रहता है? मानव रहता है, और मानव से बड़ा दानव आप सुने होंगे, मानव से बड़ा दानव पृथ्वी पर कोई नहीं है। मानव ने जितना पृथ्वी का दोहन किया है, अगर समुद्र भी तो पृथ्वी पे ही है, लेकिन फिर भी मानव जहाँ स्थल पर रहता है, जितना इसका दोहन किया हुआ है, इतना कोई भी प्राणी मतलब अपने जगह का, अपने हैबिटेट का इतना दोहन नहीं किया है। कारण ठीक है, हमारे पास इतना चीज़ है कि अब सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है, लेकिन किसी की लालच की पूर्ति नहीं किया जा सकता। अर्थ के पास इतना संसाधन है, अर्थ के पास इतना रिसोर्सेज है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो भी ज़रूरत है उसको आराम से पूरा किया जा सकता है, लेकिन लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो मानव से बड़ा कोई दानव नहीं है। आज हमारे पृथ्वी को एक विनाश की स्थिति में, कैटास्ट्रॉफी, महाप्रलय तो होने ही वाला है, 3-4 कैटास्ट्रॉफी हो चुका है और आगे होने वाला है। आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है। ये किसके कारण? ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ग्रीड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। आदमी का जो इतना लालसा भर चुका है उसके कारण ये सब हो रहा है। एक ओशन में, समुद्र में, महासागर में तो आप जानते हैं मानव तो रहता नहीं है, लेकिन वहाँ भी ये निवास बना लिया है, कहीं कहीं पे तो होटल बना लिया है समुद्र के अंदर।
पनडुब्बी में रहता है तो रहता ही है, लेकिन फिर भी अगर स्टेबल की बात करें तो इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ओशेनिक इकोसिस्टम जो है, महासागरीय इकोसिस्टम जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 22 का डी पूछा जाता है क्वेश्चन इकोसिस्टम से, हाई लेवल के एग्जाम में भी, अच्छे यूपीएससी में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 23 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। मतलब देखिए यहाँ समाचार पत्र है, उसका प्रारंभ करता है, कुछ समाचार पत्र के नाम दिया गया है और उसको मतलब कौन लॉन्च करते थे उसके नाम। आप देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सर्च लाइट। तो अमूमन बच्चे को याद नहीं रहता, लेकिन सर्च लाइट तो बिहार के स्टूडेंट को तो सबको याद होगा ही। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा जी ने स्टार्ट किया था। सर्च लाइट किसने स्टार्ट किया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो देख लीजिए डी का 4 कहाँ पर है, डी का 4 ऑप्शन तो एक ही में है, डी का 4 ऑप्शन तो एक ही में है। ऑप्शन तो सी आपका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया, आप मिला सकते हो उसी से, यही होगा। बॉम्बे क्रॉनिकल किसने लिखा था, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। कॉमनवेल्थ ये मदन मोहन मालवीय, सॉरी एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ कौन है, एनी बेसेंट है। लीडर मदन मोहन मालवीय है, लीडर कौन है तो मदन मोहन मालवीय है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान है। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखो तो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन है, तो पश्चिमी घाट। कौन है, वेस्टर्न घाट, जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, ये बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र से देखें तो, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा डेंस्ड है, घना है। 25 1854 का वुड डिस्पैच, जो वुड डिस्पैच था 1854 का, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन, भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा गया था, में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था, ठीक है, शिक्षा का क्या लक्ष्य था उसमें, जो 1854 का वुड डिस्पैच आया था। तो उसमें था अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर लोगों में जो है लिटरेसी को बढ़ाना, वही था 1854 का वुड डिस्पैच, ठीक है। 26 झंडा गीत किसने लिखा है, झंडा गीत किसने लिखा है, श्यामलाल गुप्ता। झंडा गीत किसने लिखा है, तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने लिखा है झंडा गीत। ये झंडा गीत के बारे में पूछा है तो श्यामलाल गुप्त। और राष्ट्रगान के बारे में पूछा तो आप जानते हैं राष्ट्रगान हमारा जो जनगण मन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ओके। और इसी के साथ जब इतना देख ही रहे हैं तो देखिए हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारा जो राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इसको कब अडॉप्ट किया गया हमारे मतलब भारत में, इसको कब अडॉप्ट किया गया ऑफिशियली, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूछा गया है कहीं ना कहीं एग्जाम में। राष्ट्रगान और जो हमारा राष्ट्रगीत है इसको कब अडॉप्ट किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारा जो राष्ट्रध्वज है, जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रध्वज नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। तो ध्यान रखेंगे जो नेशनल फ्लैग था उसको तो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन जो हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950, जो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले, ओके। क्वेश्चन पूछा गया कभी न कभी। 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। द स्टोरी ऑफ आर्कोलॉजी इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है, तो S.N. रॉय। कौन है, S.N. रॉय, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। 28 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्रहार के संदर्भ में सही है। अग्रहार के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो जब ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, अग्रहार क्या था, तो ब्राह्मण को दी गई भूमि को अग्रहार कहते थे। 29 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम है। जो भारत में जो कुछ विदेशी आए थे, भारत में बहुत सारे विदेशी आए थे, आप जानते हैं। अगर मॉडर्न में बात करें तो मॉडर्न में आपका पुर्तगाल आया था, इंग्लैंड से आया था, डच से आया था, फ्रांसीसी आया था, स्वीडिश भी आया था कभी कभी, ये तो हुआ मॉडर्न में। लेकिन पहले अगर इससे पहले मौर्य काल के आसपास का देखिए, उससे पहले बहुत पहले तो आर्य आए थे सबसे पहले जो कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें आप इसको अरेंज करना है कौन पहले आए थे। विदेशियों का आगमन का सही कालानुक्रम क्या है, तो आर्य है। सबसे पहले कौन आए थे, आर्य, उसके बाद यूनानी आए थे, इंडो यवन जिसको कहते थे हम लोग, फिर शक आए, फिर हून आए, फिर तुर्क। तुर्क तो बहुत लास्ट में आए, तुर्क वाला है आपका बाबर जो है तुर्क से ही आया था, ठीक है। ये सब तो आर्य, यूनानी, शक, हून और तुर्क। आर्य जो है विदेश से ही आए थे भारत में, मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे भारत में। तो भारत का जो मूल निवासी कौन था, मूल निवासी भारत का ये आदिवासी लोग जो हैं भारत के मूल निवासी हैं, और आज आदिवासी लोग सिमट कर रह गए हैं अपने ही देश में। 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त फर्स्ट, गुप्त साम्राज्य के शासक थे कुमारगुप्त, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। 31 निम्नलिखित में से किस आक्रमण के तहत मलिक काफूर को बंदी बनाया गया था। देखिए
मलिक काफूर को कब बंदी बनाया गया था? तो गुजरात अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी, आप जानते हैं मलिक काफूर के बारे में पढ़े भी होंगे। मलिक काफूर के बारे में पढ़ाया जाता है कि जब, एक मिनट, मलिक काफूर गुजरात के शासक जो थे कर्णदेव सिंह, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी का कौन था सेनापति? नुसरत खां। नुसरत खां जब गुजरात अभियान पे थे, ठीक है, इसने कर्णदेव सिंह को हरा दिया था। कर्णदेव सिंह को हरा दिया था। बस वहीं पर ये लड़ाई लड़ रहे थे उसी समय आसपास में खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी गुजरात से मलिक काफूर एक हिजरा था। क्या था? हिजरा था। मलिक काफूर एक हिजरा था, उसको पकड़ के लाया था। पकड़ के लाया था कह सकते हैं, या पहले तो कुछ लोग गुलाम मिलते भी थे, तो वहाँ से एक कहा जाता है कि 1000 दिनार में, बहुत ही मतलब काबिल पर्सन था ये जो मलिक काफूर था। 1000 दिनार में इसको खरीदा था, इसलिए इसको कभी कोई 1000 दिनार भी कहा जाता था। पद्मावत यदि आप देखे होंगे तो इसके कैरेक्टर को बड़ी अच्छे से दिखाया गया है। मलिक काफूर के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, और वो था भी ऐसा, इतिहास में भी इसका नाम है। तो गुजरात आक्रमण से इसको बंदी बना के लाया, कोई बंदी बना के लाया गया था, कोई कहता खरीद के लाया गया था, तो अलग अलग मतलब इस पर राय है इतिहासकारों का। 32, निम्नलिखित में से कौन सा जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह, डायरेक्ट ध्यान रखें। 33, अकबर के विजय और संबंधित वर्ष के तहत निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, अकबर ने बहुत सारा जो विजय हासिल किया था उसमें से कौन सा इसमें सही नहीं है? काबुल विजय 1581, बिल्कुल सही बात है। गुजरात विजय 1585, ये गलत बात है। गुजरात विजय 1572। अकबर ने गुजरात पर कब विजय हासिल किया था? तो 1572 में, और यहीं पर सबसे पहले अकबर ने समुद्र को देखा था। सिंध विजय 1590, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 जानते हैं महाराणा प्रताप के साथ। 34, तो हमारा कौन ऑप्शन हो गया? गुजरात विजय वाला, वो गलत है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था? रुपया ऑब्वियसली कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक तो कह सकते हैं कि रुपया चलाया था। रुपया क्या था? चांदी का सिक्का था। रुपया चांदी का सिक्का था। टका, दाम, सॉरी दाम, दाम चलाया था। दाम ये क्या था? तांबा का सिक्का था। और एक मोहरा, मोहरा कहिए असरफी कहिए, सोना का सिक्का था, असरफी था। जो सोने का सिक्का था उसको असरफी या मोहरा कह सकते हैं। चांदी का सिक्का उसको रुपया कहते थे, और एक तांबे का सिक्का तो उसको क्या कहते थे? दाम। आज भी दाम शब्द का यूज़ तो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं कि ये भाई इसका दाम क्या है, तो ये शेरशाह सूरी का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा था? पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव। 36, निम्नलिखित में से किस एक से लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी? लॉटरी समिति जो 1817 का था वो किससे संबंधित था? तो शहरी नियोजन से। 37, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कौन था हमारा गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 38, चौथ एवं सरदेश मुखी, ये भी आसान क्वेश्चन। चौथ और सरदेश मुखी का जो कर प्रणाली था, इसका संबंध किससे था? तो मराठों से था। 39, निम्नलिखित में से कितने समय में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, कितने टाइम में पूरा कर लेते? इसको 7 वर्ष उसको लगा पूरा करने में। 40, निम्नलिखित में से कितने फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? फतेहपुर में बुलंद दरवाजे का नाम किसने बनवाया था? तो अकबर ने। गुजरात विजय जब 1572 में अकबर ने जब गुजरात विजय करके आया था, तो बुलंद दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा बनाया था गुजरात अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी में। 41, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। वल्लभ भाई पटेल कब किए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में। रास बिहारी घोष 1907 का। कांग्रेस अधिवेशन 1907 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी घोष ने किए थे, और 1907 में ही जो नरम दल और गरम दल का सेपरेशन हो गया था, ठीक है, कांग्रेस के। दादा भाई नौरोजी तो 3 बार किए हुए हैं। कब कब? तो 1888 में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 में लाहौर अधिवेशन, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। तो दादा भाई नौरोजी तो 3 बार किए, 1888, 1893 और 1906 में, ध्यान रखेंगे। 42,
स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन पंजाब के नेतृत्वकर्ता के रूप में थे? स्वदेशी आंदोलन के समय पंजाब के नेतृत्वकर्ता कौन थे, लीडर कौन थे? तो आपका लाला लाजपत राय। 42 का भी। ठीक है दोस्तों, आज हम 42 तक देखे हैं। कल और आगे साइंस का, अभी साइंस का क्वेश्चन नहीं आया है, कल साइंस और कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी इसी में हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। कोई इशू हो, कोई कुछ बात हो, कोई डॉट वगैरह हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमको जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक कर दें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहें, आसानी से आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।